नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मेरा नाम नीरज है और आज आपकी मुलाकात होगी डीएसपी म्यूचुअल फंड के एक ऐसे फंड मैनेजर से जो एक ऐसा फंड मैनेज कर रहे हैं जिसके नाम से आपको समझ में नहीं आएगा कि एक फंड है क्या। उसका नाम है टाइगर फंड और उसके फंड मैनेजर हैं चरणजीत सिंह जी। बहुत लंबा अनुभव है चरणजीत सिंह जी का फंड मैनेज करने का, और इस फंड के बारे में हम समझेंगे। साथ ही हम ये समझेंगे कि ये फंड किस तरीके के निवेश फिलॉसफी को लेके चलता है और इस वक्त अगर कोई इसमें निवेश करना चाहे तो इसकी खूबियां क्या हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और जैसा कि जी थैंक यू। तो सर, जैसा हम लोगों के इसके नाम से हमारे दर्शकों को समझ नहीं आ रहा है कि टाइगर फंड क्या है सर, इसमें क्या थीम क्या है इसकी। अगर आप टाइगर फंड को देखिए, ये है ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिकवरी फंड, और ये जो फंड है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर फोकस्ड है। इसमें हम वो कंपनीज लेते हैं जो कोर सेक्टर्स में इकोनॉमी के हैं। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डिफाइन करें बात शुरू करने से पहले, तो इसमें आपके रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स आ जाता है, पावर सेक्टर जो पूरा आपका एनर्जी का एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, स्टील, एंड रियल एस्टेट एंड डिफेंस सेक्टर। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा थीम है अपने में और सारे कोर सेक्टर्स को कवर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। दैट इज व्हाट टाइगर फंड इज ऑल अबाउट। जी तो सर, इससे पहले कि हम और डीपली इस टाइगर फंड में अंदर जाएं, और चूंकि इसमें आपने बहुत एक अम्ब्रेला हमारे सामने खींचा और इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा लगातार बदलती रहती है, तो हम उस पर थोड़ा समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक फंड मैनेजर के तौर पर इस वक्त आपकी नज़र भारतीय बाजारों पे किस तरह पड़ रही है? अभी और इसमें दिक्कत आ सकती है या बुरा सब कुछ हो चुका है? कैसा लग रहा बाजार आपको? अगर हम देखें, इस थीम के बारे में ही बात करें जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा है। उसके कारण हम आपको बताएंगे। अगर हम देखें कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो ग्रोथ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग में 20% से ऊपर की सरकार ने करी है। उसमें फोकस है रेलवेज के ऊपर स्पेंड करना, डिफेंस के ऊपर स्पेंड करना, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना। डिस्पाइट कि ये इलेक्शन ईयर है, मगर सरकार का जो है पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और जॉब क्रिएशन पे है। तो हम देख रहे हैं कि इन सेक्टर्स में कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती रहेंगी और उनकी ऑर्डर इनफ्लो और अर्निंग्स ग्रोथ इस कारण से स्ट्रांग रहेगी। ओके तो सिंह साहब, जैसा हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, इसमें वो सब कुछ आ जाता जो अभी आपने जिक्र भी किया और हम लोग सोचें। लेकिन क्या समय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशंस बदलती रहती हैं, नए सेक्टर्स इंक्लूड रहते हैं? जैसे ट्रेडिशनली है कि कंस्ट्रक्शन होगा, सड़कें बनेंगी, गांव में सड़कें बनेंगी, स्टील को भी उसमें शामिल कर लिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या नए सेक्टर्स, नई थीम्स या नई चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत ही वेग टर्म मानता हूँ मैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि पिछले जो साइकिल में और इस साइकिल में क्या क्या नए सेक्टर ऐड हुए। अगर हम वही देखें तो पिछले साइकिल में जब हम 2003 से 2007 का सुपर कैपेक्स साइकिल हमने इंडिया का देखा, तब हमने देखा पावर, टेलीकॉम, सीमेंट, स्टील, ये सेक्टर्स थे जिन्होंने रिकवरी को लीड किया और सेक्टर को बहुत ग्रोथ दी। अगर हम देखते हैं अब फिर से, तो रेलवेज एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर के आ रहा है जिसमें सरकार का फोकस इतना ज्यादा है कि अगर हम 2012 में देखें, जहां पे हम 50,000 करोड़ साल का स्पेंड कर रहे थे रेलवेज में, आज की डेट में हम अगले साल बात कर रहे हैं 3 लाख करोड़ का खर्चा उसमें करने का। डिफेंस एक बहुत बड़ा ड्राइवर बन के आ रहा है, क्योंकि डिफेंस में अगर हम देखें, इंडिया ग्लोबली अमंग द सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है। गवर्नमेंट ने अभी ये बैन कर दिया है कि हम डिफेंस का इक्विपमेंट बाहर से सोर्स नहीं करेंगे। उसके कारण हमें लगता है कि जो डिफेंस के पीएसयूज हैं और डिफेंस की जो भारतीय कंपनियां हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बढ़ गई है, और ये एक ड्राइवर है जो पिछले साइकिल में नहीं था। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो बन के एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर रहा है इंडिया मार्केट के लिए। उसका रीजन है दो चीजें, विच इज कॉल्ड, एक तो चाइना +1 स्ट्रेटजी और एक है यूरोप +1 स्ट्रेटजी। हमें कोविड में ये समझ में आया कि हम सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
अगर आप ग्लोबल रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग की देखें तो कुछ एक पार्ट्स, कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी 50 से 80% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। और जब ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तब इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एवेन्यू और अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग को अपनी स्केल अप कर सकते हैं। और इसके अलावा अब यूरोप प्लस वन एक स्ट्रैटेजी आ रही है जिसके अगेन इंडिया का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बिकॉज उनके एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके कारण 5 से 6% का आपको इंसेंटिव मिलेगा, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का इंसेंटिव सरकार आपको देगी और उसके सामने 5 लाख करोड़ का कैपेक्स ये प्राइवेट कंपनियां करेंगी, जिसमें बहुत सारी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है। सो मैन्युफैक्चरिंग भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमें अपॉर्चुनिटी, मैं तो कहूंगा कि लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिल रही है टू बिकम एक फैक्ट्री टू द वर्ल्ड, कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के लिए। जी, डेटा सेंटर एक और अपॉर्चुनिटी है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो एक उभर के आ रही है। हम आज की डेट में इतना डेटा जनरेट करते हैं यूपीआई के थ्रू, अपना स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू। ये सब डेटा पहले हमारा जाके सेव होता था इंटरनेशनल लोकेशंस पे, बट अब गवर्नमेंट ने रेगुलेशन चेंज कर दिया है जिसके कारण डेटा सेंटर्स आपके इंडिया में सेटअप होंगे। सो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो साइकिल है उसमें आपके नए ये ड्राइवर्स उभर के आ रहे हैं। लास्टली मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, पावर सेक्टर। जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं और आप कहते हैं कि हम रेलवेज को 100% इलेक्ट्रीफाई करेंगे, सबके लिए आपको पावर की जरूरत होगी। हमें लग रहा है कि पावर फिर से एक बड़ा सेक्टर बनेगा, क्योंकि पावर में अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो हमने सिर्फ 5.5% की एवरेज डिमांड ग्रोथ देखी है, बट हमें लगता है कि आगे जाके ये डिमांड ग्रोथ इससे बहुत ज्यादा होगी, जिसके कारण हमें खर्चा करना पड़ेगा पावर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। उसके लिए आपको केबल्स, वायर्स, कंडक्टर, हर तरह की इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो ये सब सेक्टर से हम देख रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने डेटा बैंक सेक्टर और टेलीकॉम, रेलवे के जो अपग्रेडेशंस हैं और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ईवी चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी आएंगे, तो ये कुछ नया एडिशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नई डेफिनेशन हमें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, वो ये है जो मैं आपसे एक्चुअली जानना भी चाहता था। सर ये बताइए कि देखो कैपेक्स का जो पूरा खेल है वो ज़्यादातर अभी भी गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, प्राइवेट कैपेक्स अभी भी बहुत कम है। इसको फिर कैसे प्ले, केवल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे क्या? हाँ, ये बहुत क्लोजली सोचने वाली बात है। अगर हम देखें अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स 2007 से लेके 20 तक हम 1.7% ऑफ जीडीपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना स्पेंड कर रही थी ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मगर डिस्पाइट कोविड सरकार ने लीड ली है और अपना एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ाया है। सो 21 से लेके अभी अगले 24 तक हम देख रहे हैं जो 2% से लेके 3% तक का सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ता जा रहा है। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लीड कि हम खर्चा कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है, जो हमने पिछले 15 सालों में नहीं देखा, वो हमें अब दिखने को आ रही है। जो लार्ज ऑर्डर फाइनलाइजेशन हो रही है सरकार की तरफ से, वो हमें दिखने को आ रही है। सो ये सबसे प्राइवेट सेक्टर को एक लीड मिलेगी और कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिसके कारण हमें दिखता है कि वो कंपनीज भी आके खर्चा करना चालू करेंगे। क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल देखेंगे तो प्राइवेट कैपेक्स जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 5.5 से 6 लाख करोड़ के बीच में। हमें लगता है कि अगर हम लीड इंडिकेटर, जिससे हमें आज ही पता चले कि प्राइवेट कैपेक्स में क्या सोच रहे हैं, तो प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स में हमें दिख रहा है कि बहुत अच्छा पिकअप आ रहा है। न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स दिखाते हैं कि प्राइवेट कंपनीज आगे जाके और निवेश करना चाहती हैं, तो उस डेटा को देख के हमें लग रहा है कि प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। दूसरा, अगर हम प्राइवेट कंपनीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हैं तो ये 72% के आसपास चल रही है, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी डिमांड ग्रोथ के साथ उन कंपनीज को अपनी कैपेसिटी एडिशन प्लान करनी पड़ेगी। और जैसे ही हमारी डोमेस्टिक डिमांड पिकअप होती है एंड हम एक्सपोर्ट्स के लिए रेडी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर विल डेफिनेटली जंप इन और कैपेक्स बढ़ेगा। सिंह साहब, इसमें एक सवाल है कि देखिए मार्केट में पैसा तब बनता है जब ग्रोथ होती है, और ग्रोथ पे कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक और IMF भी। तो
मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जब हमको ये ऐसी दिक्कत थोड़ी दिख रही है कि ग्रोथ में मुश्किल आ सकती है ग्लोबली, और इंडिया की भी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है, वैसे में ये इंफ्रा सेक्टर कैसे रन करे, क्योंकि ये तो एकदम प्रॉक्सी होता है ग्रोथ का। सो अगर आप आज की डेट में ये कंपनीज की ऑर्डर बुक्स देखें तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर कंपनीज की रेवेन्यू और अर्निंग्स विजिबिलिटी 2 से 3 साल के लिए बहुत अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। अगर हमने जैसे बात करी रेलवेज की, डिफेंस की, इन सब कंपनीज की ऑर्डर बुक्स आज की डेट में उनकी हमें अर्निंग्स की बहुत क्लियर विजिबिलिटी देते हैं अगले 3 साल के लिए। तो हमारा मानना ये है कि अगले 3 से 5 साल के लिए हमारी जो ग्रोथ है ये बहुत डोमेस्टिक ड्रिवन है। ये हमारी अपनी जो इंपोर्ट बैंस हैं ऑन द डिफेंस, या अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, रूम एसी के 60 से 70% जो कंपोनेंट है वो सब हम इंपोर्ट करते थे आज तक, जैसे कंप्रेसर, बट वो अब सब पे बैन लगने के कारण उनको आपको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। जब आपका इंपोर्ट्स बंद होगा, आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पिकअप होगा और आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड को केटर करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा टू ग्रो। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको ये पुश क्लियरली दे रही है कि हम 3% ऑफ द जीडीपी अब स्पेंड कर रहे हैं वर्सेस जो हम 1.7% कर रहे थे। सो इन कंपनीज की अपॉर्चुनिटी साइज जो जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है और मार्केट एक्सपैंड हो रही है। दूसरा, हमने क्या देखा है कि पिछले साइकिल में जब बहुत मंदी का टाइम था तब बहुत सारी कंपनीज जो सरवाइव नहीं कर पाई, कंपनीज ने कैपेसिटी ऐड नहीं करी। तो अब जब डिमांड आएगी तो हमें दिखेगा कि बहुत कम कंपनीज हैं जो उसको केटर कर सकती हैं, जिनके पास वो कैपेबिलिटी है, और वो अर्निंग्स ग्रोथ उनकी ट्रांसलेट होगी। सर एक ये बताइए, एसी वाला जो अभी आपने उदाहरण दिया, आप उसको मानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है? तो वो हम क्या मानते हैं कि ये सब आपका मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। ओके। आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बनेगा तो उससे हमारा ओवरऑल जॉब क्रिएशन होगा और उसी से हमारा कंजम्पशन ग्रोथ आएगा। आज की डेट में इंडिया के पास बहुत यंग स्किल्ड मैन पावर है, और अगर हमें गुड क्वालिटी ऑफ जॉब चाहिए तो हमें उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। सो मैन्युफैक्चरिंग आपका किसी भी पार्ट का कंपोनेंट का हो सकता है, मोबाइल फोन्स हैं, आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी कंपोनेंट हम आज की डेट में इंपोर्ट कर रहे थे, हमें वो इंपोर्ट बंद करके अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। तो ये चलिए, खैर ये तो आपने मैन्युफैक्चरिंग के तहत ला दिया। अच्छा, एक चीज बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बिना लेंडिंग के तो हो नहीं सकती, पैसा चाहिए उसके लिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो जो इसके लेंडर्स हैं, बैंक्स, वो क्यों नहीं मानते आप लोग कि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है, क्योंकि बिना उनके तो काम ही नहीं चलेगा? सो अगर आप टाइगर फंड का भी कंस्ट्रक्ट देखेंगे तो हमने इसमें जो फोकस है वो रखा है कोर कंपनीज पे जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन फोकस्ड हैं। उसके 2 कारण हैं। अगर आप ये कोर सेक्टर्स का वेट निफ्टी 50 में आज की डेट में देखते हैं तो ये 28 से 29% का वेट है, जो पिछले पीक में 70% का वेट होता था। तो हमने क्या देखा है कि जो कोर सेक्टर्स है उनका वेट मेन इंडाइसेस में, निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में बहुत कम हो गया है। दूसरा ये है कि अगर हमें किसी भी और डाइवर्सिफाइड फंड को देखना है तो उसमें फाइनेंशियल्स या लेंडर्स का वेट 30 to 35% होगा, क्योंकि उनके अंडरलाइंग इंडेक्स का वेट उतना फाइनेंशियल्स में जाता है। क्योंकि अगर हम 2007 में देखें तो कैपिटल गुड्स का जो वेट 10-10.5% था, वो अभी 3% हो गया है। तो इस हिसाब से आपका वेट इतना कम है फॉर निफ्टी 50, तो आपको अगर उसमें एक्सपोजर लेना है तो आपके लिए एक थीमेटिक फंड जिसमें हायर वेट फॉर दीज सेक्टर्स है, वही बहुत सुटेबल रहता है। ओके, तो मतलब एक तरीके से डेरिवेटिव प्ले है इसमें। और एक्चुअली मैंने शुरू में हम लोगों ने जब डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में इतना वेग, बड़ा शब्द है कि इसके अंदर कुछ भी आप ले आइए और कुछ भी आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिंह साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्टोरल फंड में रिस्क क्या होता है। में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। सुनने में आपको थोड़ा ऑड लगे कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली KEC लिमिटेड के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 1945 से ये कंपनी कार्यरत है और इसकी 2 फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री थी मुंबई में और दूसरी
फैक्ट्री जो थी वो कंपनी की लाहौर में थी, जो कि पार्टीशन के बाद वहीं चली गई, जिसके ऊपर कई केसेस भी लड़े गए, लेकिन वो कंपनी को वापस मिल नहीं पाई। तो ये शुरुआत में ये कंपनी कामकाज करती थी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का, यानी कि बर्तनों के कामकाज में, जब उस समय पर मेजरली ये बिजनेस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना कारोबार एक्सपैंड करना शुरू किया और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आए, बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाखड़ा नागल डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटअप किया था। और ये टावर के सेटअप करने को लेकर कंपनी ने कई सारे, क्योंकि उस समय पर इंपोर्ट करना ज़रूरी होता था, लेकिन कंपनी ने फिर भी कुछ पार्ट को इंपोर्ट करके और कुछ पार्ट को खुद बना के असेंबल करके इस तरह के एक बड़े ऑर्डर को बिना एक्सपीरियंस के एग्जीक्यूट किया था। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कमानी इंजीनियरिंग यानी कि केईसी लिमिटेड ने फ्लड गेट्स, तिलपारा डैम के लिए फ्लड गेट्स, जो कि बाढ़ के समय पर जिनको यूज़ किया जाता है, वो गेट सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर समय से पहले एग्जीक्यूट कर लिया गया था, तो उस समय पर बाढ़ की स्थिति नहीं थी। तो एक आर्टिफिशियल बाढ़ क्रिएट की गई थी मयूरक्षी प्लान के तहत पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद उन गेट्स को टेस्ट किया गया था कि क्या वो गेट सफिशिएंट हैं, और वो सफिशिएंट रहे भी, ना केवल बल्कि उन्होंने बढ़िया से उस बाढ़ को संभाला भी। तो इस तरह की एक आर्टिफिशियल बाढ़ के तहत इस प्रोडक्ट को उस समय पर टेस्ट भी किया गया था, जो कि केईसी की तरफ से सप्लाई किया गया था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग या इंजीनियरिंग मार्वल्स जो कि केईसी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें करीब करीब 1000 मील का टेलीफोन केबल इस कंपनी ने, और साथ साथ बॉयलर, चोला थर्मल पावर स्टेशन और मदुरा थर्मल पावर स्टेशंस को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा वैगन, इंजन्स, व्हील सेट्स, एक्सेल बॉक्स, ये सब कुछ रेलवेज को विद टाइम इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, मुकचुंद, तुंगभद्रा और कोरबा के लिए स्विच गियर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी की तरफ से सप्लाई किए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो फ्लड गेट्स होते हैं वो भी मयूरक्षी और साथ साथ संगुलम, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए सप्लाई किए गए हैं। तो केईसी इंटरनेशनल यानी कि कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टाइगर फंड के बारे में कि ये अगर इंफ्रा थीम आपको प्ले करनी है, उसमें निवेश करना है, तो क्या क्या उसमें खूबियां हो सकती हैं और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ये हम समझते हैं आज। रणजीत सिंह सर, एक चीज़ बताइए कि इस सेक्टर की एक मुश्किल हो सकती है, जैसे कि ये बहुत हद तक पॉलिसी ड्रिवन है। एक अनरिलेटेड एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे अभी डेट म्यूचुअल फंड में लोग बहुत पैसे लगाते थे, अचानक से सरकार ने एक रूल बदला कि अब इंडेक्सेशन खत्म है ना, अब आपको वो फायदा नहीं मिलेगा अगर आप या किसी भी लिस्टेड डेट किसी सिक्योरिटीज है तो उसमें आप सब कुछ नॉर्मल टैक्सेशन में आएगा। तो एक झटके में पॉलिसी बदलने से सिस्टम बदल जाता है। और सेक्टोरल फंड की, सेक्टोरल थीम की एक बहुत बड़ी एक क्या कहें उसको, एक डर बना रहता है हमेशा, और खास तौर पे इंफ्रा सेक्टर में, क्योंकि बहुत बड़ा है। अचानक से सरकार की कोई पॉलिसी बदल गई, सरकारें चेंज हो जाती, स्टेट लेवल पे कोई गवर्नमेंट बदल गई, या सरकार ने कोई नई पॉलिसी लाई कि नहीं अब हम पोर्ट ऐसे बनाएंगे, रोड ऐसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन के ये नियम होंगे, तो ये एक बड़ा रिस्क है और ऐसे में फिर पूरे सेक्टर का रिटर्न वाइप आउट हो सकता है। तो इसको कैसे समझा जाए और आप लोग इसको कैसे मैनेज करते, कैसे हेज करते हैं इसको? हाँ, और ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप ये थीमेटिक फंड्स देखते हैं तो आप इस रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है जो हम बहुत इफेक्टिवली करते हैं अपने फंड में। सो अगर आप कोई भी सेक्टोरल फंड देखते हैं तो सेक्टोरल फंड है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेगा। पर जब हम टाइगर फंड देख रहे हैं तो ये क्या है, एक थीमेटिक फंड है, इसमें मल्टीपल सेक्टर्स हैं, आपका कैपिटल गुड्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सीमेंट भी है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाती हैं। सो एक वो हमारा डी रिस्क होता है कि इट इज नॉट
एक सिर्फ सेक्टर बट एक थीम है बड़ा जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। दूसरा, आप पिछले साइकिल से क्या लर्निंग लेके आ पाते हैं। अब हमने पिछले साइकिल में देखा कि कंपनीज की वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट हुई, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बैलेंस शीट्स इंपैक्ट हो गई। तो अब अगर कंपनीज चूज करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका 10 से 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इन टर्म्स ऑफ की एग्जीक्यूशन और अपनी बैलेंस शीट को कितना अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। हर एक सेक्टर के अंदर बहुत जरूरी है कि आपके पास अच्छी विजिबिलिटी हो। 3 से 5 साल की अगर आपके पास अच्छी विजिबिलिटी है तो आपको एज अ इन्वेस्टर और निवेशक ये आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि इन कंपनीज के पास ग्रोथ विजिबिलिटी है और ये 3 से 5 साल तक हमें अर्निंग्स ग्रोथ देंगी। तीसरा, अगर कंपनीज के पास वो कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पहले जो 10 से 15 साल में टेक्नोलॉजी चेंजेस होती थी, अभी 5-5 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आपकी कंपनीज के पास वो टेक्नोलॉजी है ताकि आप उस नई रिक्वायरमेंट को, डेटा सेंटर की नई जो रेलवेज की लोकोमोटिव्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पावर सेक्टर में जो नई रिक्वायरमेंट आ रही है उसको आप मीट कर सकते हैं कि नहीं। और डिफेंस में जो है, जैसे हमने देखा कि डिफेंस पीएसयूज की कैपेबिलिटीज जो है वो सबसे ज्यादा है। तो हम हर एक चीज को ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक देख के और उसकी 3 से 5 साल की अच्छी विजिबिलिटी देख के तब हम उसको इवेल्युएट करके फंड में ऐड करते हैं। मैं आपकी बात मानता हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का रिस्क बहुत रहता है, बट ये आप देखिए कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग का व्हील हमारा भी टर्न हुआ है, ये पॉलिसीज बहुत इजी नहीं है किसी के लिए कैंसल करनी या चेंज करनी, बिकॉज ये पॉलिसीज हैं आपकी जॉब क्रिएशन के लिए, आपकी जीडीपी ग्रोथ के लिए। और ये पॉलिसीज जो बनाई गई हैं ये 2 साल 3 साल के नहीं 10 साल के लिए बनाई जा रही हैं, जिसमें हर पार्टी, हर डिपार्टमेंट उसका बेनिफिट लेना चाहेगा, बिकॉज इन सबके बेनिफिट बहुत बड़े हैं। द काइंड ऑफ जॉब्स जो हम क्रिएट करेंगे, जिस हिसाब से हमारा मल्टीप्लायर जीडीपी पे इंपैक्ट रहेगा, वो सब इतना बड़ा है कि कोई भी इसको चेंज या कैंसिल करने में पहले सोचेगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर। इसमें जानते हैं क्या, बड़ा एक दिलचस्प मैं कहीं पढ़ रहा था कि जैसे पीएलआई का आप जिक्र करें, बहुत ही शानदार स्कीम है और इसका बड़ा फायदा कंपनीज ने उठाया, लेकिन एक इसका क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने रूटीन कैपेक्स को पीएलआई में बना लिया। जो उनको अलग से करना था उसको अब तो पीएलआई आगे इसी को करते हैं ना, अब अलग से क्यों करते हैं। तो ऐसे जब बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो फिर गवर्नमेंट लेवल में लोग सोचते हैं कि जब ये लोग ऐसे ही करना है तो फिर हम पीएलआई इनको क्यों दें। तो वो मेरा एक डर हमेशा रहता है कि सेक्टोरली सरकार पता नहीं क्या सोच रही हो, अचानक से एक दिन आए और उसको बदल दे। तो ये एक थीमेटिक रिस्क हो सकता है। हाँ, इस पे अगर हम देखेंगे कि जो पीएलआई आई है वो काफी सारे ऐसे नए एरियाज में आई है। अगर हम देखते हैं सोलर मॉड्यूल, आज की डेट में इंडिया का थॉट प्रोसेस है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी ऐड करना है। जहां पे हमारे 90% मॉड्यूल चाइना से इंपोर्ट होते थे, अगर हमें आज की डेट में अपनी इतनी बड़ी कैपेसिटी सेटअप करनी है, उसके लिए हमें मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चाहिए। अगर हम मोबाइल फोन्स देखते हैं जो हमारे बहुत इंपोर्ट होते थे, हमें उसकी असेंबली अभी इंडिया में चाहिए। हम क्या देख रहे हैं कि देयर कुड बी कुछ कंपनीज होंगी जिन्होंने अपना एग्जिस्टिंग कैपेक्स इस पीएलआई में डाइवर्ट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस यही था। अगर रूम एसी कंपनी है, वो ऑलरेडी ये कर रही थी मगर इंपोर्ट कर रही थी, तो अब वो मैन्युफैक्चर करने लग जाएगी इंडिया में। मगर बहुत सारी नई कंपनियां जो हैं, जो नए एरियाज में कैपेसिटीज ऐड कर रही हैं, उन्हें जब दिख रहा है कि 4 से 5% का हमें इंसेंटिव मिलेगा, हमें डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी मिल रही है और अच्छी ग्रोथ मिल रही है, और हम एक बार डोमेस्टिक में एस्टेब्लिश हो गए तो हम उसके बाद एक्सपोर्ट मार्केट को भी केटर कर सकते हैं। आई थिंक इस कॉइन के दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। हमें पॉजिटिव्स ज्यादा दिख रहे हैं नेगेटिव से, और कमिटेड कैपेक्स बाय लार्ज एमएनसीज, जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी आके अपने प्लांट डालना चाहती हैं। तो ये तो हमें नया कैपेक्स दिख रहा है जो हर एक सेगमेंट में ऐड हो रहा है। ये बात सही भी है सर, और हम लोग मोबाइल में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बन चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में। ये कमाल, नो डाउट इसमें पीएलआई का बहुत बड़ा हाथ है, उसका फ़ायदा हो रहा है। सम साहब, बहुत ही शुक्रिया जुड़ने के लिए, और इतने बड़े सेक्टर को आपने इतने कम समय में हम लोगों को एक्सप्लेन किया। तो जो लोग देख रहे हैं और टाइगर फंड में इच्छुक हैं, तो एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी बहुत बड़ी थीम जैसे होती है ना, तो उसको आपको सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के जरिए ही प्ले करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितनी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और नए नए सेगमेंट जुड़े, जैसे डेटा वाला एक
नया सेगमेंट इसमें जुड़ रहा है, तो एक बेटर तरीका होता है कि आप किसी फंड के थ्रू उसको प्ले करें। टाइगर फंड है डीएसपी का, आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, सारी जानकारी अवेलेबल है। और आज हमने समझने की कोशिश की कि सिंह साहब की सोच क्या है, आपके फंड मैनेजर की सोच क्या है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, धन्यवाद।